Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। ज्योग्राफी देख रहे थे और इसमें जो टॉपिक चल रहा था वो है ब्रह्मांड उत्पत्ति से संबंधित चीज़ें हम लोग जान रहे थे या उस पर बातें कर रहे थे कि ब्रह्मांड के जो नियम थे उसकी उत्पत्ति का जो सिद्धांत था उसको हम लोगों ने देखा था। और आज जो है उसी का कुछ पॉइंट है और उसके बाद जो गैलेक्सीज है मंदाकिनी है इसको पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए आगाज़ करते हैं आज की वीडियो का और अंत तक बने रहिएगा, बहुत बेहतरीन नॉलेज है ना। इसमें कुछ पॉइंट जो है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति सिद्धांत से भी है। जिसे मान लीजिए ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है उसके जो मूल कण है वो हिग्स बोसॉन को माना जाता है। तो उस थ्योरी हिग्स बोसॉन क्या है या इन चीज़ों के बारे में भी जानकारी आपको बेहतरीन ढंग से इस वीडियो में मिलेगी, तो लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए आगाज़ करते हैं आज की वीडियो का। पहला पॉइंट है ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 30 मार्च 2010 को ब्रह्मांड के रहस्य को, है ना, ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए 30 मार्च 2010 ईस्वी को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च CERN का फुल फॉर्म क्या हुआ? यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने जेनेवा में, कहां पर? जेनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे 27.36 किलोमीटर लंबे सुरंग में लार्ज हैड्रन कोलाइजर LHC नामक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया गया। देखिए क्या बोला जा रहा है, ये बहुत बेहतरीन पॉइंट है। क्या बोला कि ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए, है ना, आदमी में उत्सुकता होती है, खगोलज्ञ जो है इसको जानना चाहते थे कि ब्रह्मांड का रहस्य क्या है। तो ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए 30 मार्च 2010 को, कब? 30 मार्च 2010 ईस्वी को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, जिसको CERN बोलते हैं, और CERN का फुल फॉर्म होता है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, है ना। यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च भी होता है और कहीं कहीं पर यूरोपियन सेंटर फॉर, मतलब कहीं कहीं पर यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन लिखा रहता है और कहीं कहीं पर यूरोपियन सेंटर भी रहता है। ये CERN का फुल फॉर्म है। तो यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च CERN ने जेनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे, जो पृथ्वी की सतह है उस सतह से 50 से 175 मीटर नीचे 27.36 किलोमीटर लंबे सुरंग में, ये पृथ्वी से 50 से 175 मीटर नीचे की बात है और उसके अंदर जो सुरंग है वह कितनी लंबी है? 27.36 किलोमीटर लंबे सुरंग में लार्ज हैड्रन कोलाइजर, लार्ज हैड्रन कोलाइजर जिसको शॉर्ट में LHC बोलते हैं, नामक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया गया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि जो यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च CERN है, इन्होंने 30 मार्च 2010 ईस्वी को ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए जो खोज किया उसका नाम क्या है? तो आप क्या कहेंगे? लार्ज हैड्रन कोलाइजर, है ना, जो प्रयोग किया गया 30 मार्च 2010 ईस्वी को ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए। कहां पर? जेनेवा में। तो उस रहस्य का या उस महाप्रयोग का नाम क्या था? तो उस महाप्रयोग का नाम है लार्ज हैड्रन कोलाइजर। क्या नाम है? लार्ज हैड्रन कोलाइजर, या आप शॉर्ट में बोलेंगे तो LHC। क्या बोलिएगा? LHC, है ना। तो ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए 30 मार्च 2010 ईस्वी को, है ना, यूरोपियन सेंटर फॉर रिसर्च जो है CERN ने जेनेवा में पृथ्वी की सतह से, ये प्रयोग कैसा किया गया? जो धरती की सतह थी उससे 50 से 175 मीटर नीचे, है ना, 50 से 175 मीटर नीचे और कितना? 27.36 किलोमीटर, लगभग 27.5 किलोमीटर लंबे सुरंग में ये प्रयोग जो लार्ज हैड्रन कोलाइजर किया गया, ये कहां किया गया? तो पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे 27.5 किलोमीटर लंबी सुरंग में। एक तो पृथ्वी से 50 से 175 मीटर नीचे हुआ और उसके बाद भी सुरंग कितनी है? 27.5 किलोमीटर, मतलब 27.36 किलोमीटर लंबी सुरंग में लार्ज हैड्रन कोलाइजर नामक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया गया, मतलब एकदम सक्सेसफुल तरीके से एकदम यह प्रयोग जो है सफल रहा। तो कौन सा प्रयोग किया गया ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए? ये पॉइंट बहुत बड़ा है, बहुत सारी बातें हैं इसमें, अच्छा समझ लेते हैं हम लोग इसको। लार्ज हैड्रन कोलाइजर, लार्ज हैड्रन कोलाइजर या LHC एक महाप्रयोग है जो ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए किसने? CERN ने किया 30 मार्च 2010 को, और कहां पर? जेनेवा में। और यह महाप्रयोग कैसे किया गया? तो पृथ्वी से 50 से 175 मीटर नीचे 27.5 किलोमीटर लगभग लंबी सुरंग में, है ना, लंबी सुरंग में लार्ज हैड्रन कोलाइजर LHC नामक महाप्रयोग किया गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कहीं कोई बात नहीं है कि यह जो है 30 मार्च 2010 को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, जिसको CERN बोलते हैं, इन्होंने जेनेवा में
पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे 27.5 किलोमीटर लंबे सुरंग में लार्ज हैड्रन कोलाइजर LHC नामक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। सितंबर 2008 में, ये 2010 की बात है और ये 2008 मतलब उससे 2 साल पहले की बात है। सितंबर 2008 में यह महाप्रयोग असफल रहा था। मतलब यही जो लार्ज हैड्रन कोलाइजर वाला प्रयोग जो LHC है, LHC लार्ज हैड्रन कोलाइजर, LHC लार्ज हैड्रन कोलाइजर प्रयोग जो है, यह सितंबर 2008 में भी करने का प्रयास किया गया था, लेकिन यह प्रयोग क्या रहा, असफल रहा था, सक्सेस नहीं हुआ। लेकिन 2 साल बाद जब 2010 में किया तो वह सक्सेस रहा, सफलतापूर्वक वो निश्चित जो है संपन्न हो गया। सितंबर 2008 में यह महाप्रयोग असफल रहा था। इसमें प्रोटॉन बीम है ना, प्रोटॉन बीमों को लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया तथा हिग्स बोसॉन के निर्माण का प्रयास किया गया। समझिएगा इस पॉइंट को, क्या बोला, सितंबर 2008 में यह प्रयोग असफल रहा था, वो तो बात खत्म हो गई जो 2008 में हुआ, लेकिन 2010 में ये सफलतापूर्वक जो है संपन्न हुआ। इसमें क्या किया गया, यह बात तो आपने जान लिया कि पृथ्वी की गहराई से 50 से 175 मीटर नीचे जाकर के, और उसके बाद भी एक गहराई है जो 27.5 किलोमीटर लगभग लंबी है, उसमें प्रयोग किया गया। और वह प्रयोग क्या कहलाया, लार्ज हैड्रन कोलाइजर। तो अब प्रयोग क्या किया, देखिए उसके अंदर यह जो 27.36 किलोमीटर लंबी सुरंग है, उसके अंदर में प्रोटॉन बीम। अब देखिए प्रोटॉन बीम क्या होता है, देखिए बातें जब आप समझ में नहीं आती तो वो दिक्कत पैदा करती है। अगर आप प्रोटॉन बीम को समझ लीजिएगा तो फिर ये समझ में आ जाएगा अच्छी तरह। प्रोटॉन बीम क्या हुआ, बीम किसको बोलते हैं, बीम जो है एक प्रकार से विद्युत चुंबकीय तरंग है, ऐसा समझिए। क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग, जैसे इसको आप लाइट बीम पर, लेजर बीम पढ़िएगा तो बीम जो है या प्रोटॉन बीम है, यह क्या करती है, तो एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है। बीम क्या है, एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। और अभी अगर हम इस प्रोटॉन बीम की बात करें तो प्रोटॉन बीम का इस्तेमाल जो है कैंसर बीमारी में भी होता है, याद रखिएगा, अच्छा पॉइंट है। प्रोटॉन बीम का इस्तेमाल कैंसर की बीमारी में भी इसका उपयोग होता है, और जो कैंसर से ग्रसित कोशिकाएं होती है उसको नष्ट करने में इसका इस्तेमाल किया है, किसका, प्रोटॉन बीम का। लेकिन इसमें जो प्रोटॉन बीम है यह एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है, और जो कैंसर में इस्तेमाल होता है वह भी विद्युत चुंबकीय विकिरण है, वह भी विकिरण है। तो यहाँ पर क्या बोला कि प्रोटॉन बीम को, मतलब प्रोटॉन का जो आप कह सकते हैं एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है, उसको लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया। क्या किया गया, उसको प्रकाश की गति से टकराया गया, किसको, तो प्रोटॉन बीम को प्रकाश की गति से टकराया गया तथा हिग्स बोसॉन के निर्माण का प्रयास किया गया। इसमें क्या किया गया था, प्रोटॉन बीम को लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया, प्रोटॉन बीम को प्रकाश की गति से टकराया गया, और उसके बाद क्या था, हिग्स बोसॉन का निर्माण का प्रयास किया गया था, जो 2008 में फ्लॉप हो गया, लेकिन 2010 में क्या हो गया, वह सफल रहा। तो वही बात इसमें बता दी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। माना जाता है कि गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाने वाला हिग्स बोसॉन में ही ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं। देखिए कितना महत्वपूर्ण बात है ना। माना जाता है कि गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाने वाला हिग्स बोसॉन, ये जो हिग्स बोसॉन है ये क्या है ना, हिग्स बोसॉन क्या है, हिग्स बोसॉन एक मूल कण है। क्या है, एक मूल कण है, एक मौलिक कण है। मूल कण का मतलब क्या हो गया, जो आप जड़ में है ना, या समझ सकते हैं जो कि मूल या मौलिक का अर्थ हुआ जो आधार है, जो सबसे मेन चीज है। तो यह क्या हो गया कि गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाने वाला कण सा है, हिग्स बोसॉन है। हिग्स बोसॉन एक मौलिक कण है, एक मूल कण है, एक पार्टिकल है ना। और इसी में ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं, क्योंकि यह सबसे बेसिक यूनिट का मतलब क्या हुआ, सबसे आधार की इकाई माना जाता है। मतलब क्या, ब्रह्मांड के रहस्य को, है ना, अगर जानना है, गॉड पार्टिकल के नाम से जाने वाला जो कण है वह हिग्स बोसॉन में ही है, और ब्रह्मांड के रहस्य इसी में छिपा हुआ है, किसमें, हिग्स बोसॉन में। तो कितना इंपॉर्टेंट है हिग्स बोसॉन, हिग्स बोसॉन को जानना कि हिग्स बोसॉन आखिर क्या है। तो हिग्स बोसॉन जो है वह एक मूल कण है, जिसकी प्रथम परिकल्पना 1964 में दी गई थी। इसके बारे में जो प्रथम परिकल्पना की गई थी सबसे पहले, वह 1964 में किया गया था, है ना। 1964 में इसके बारे में प्रथम परिकल्पना दी गई थी हिग्स बोसॉन के। और हिग्स बोसॉन क्या है, तो यह एक मूल कण है, यह एक मौलिक कण है, एक आधारित, एक सबसे जो कह सकते हैं आप जड़ वाला कण है ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए। इसलिए क्या कहा कि माना जाता है कि गॉड पार्टिकल से नाम से जाना जाने वाला हिग्स बोसॉन में ही ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हुए हैं। ब्रह्मांड का रहस्य जो है किसमें छिपा हुआ है, तो वह हिग्स बोसॉन में छिपा हुआ है, क्योंकि यह सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है। तो जो सबसे बेसिक यूनिट है उसको पकड़िएगा तब तो रहस्य समझ में आएगी। इसलिए अगर हिग्स बोसॉन ही सबसे बेसिक यूनिट है तो हिग्स बोसॉन को ही पकड़ा जाए। तो हिग्स बोसॉन क्या हो गया, एक मौलिक कण है जिसको गॉड पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। ये भी याद रखिएगा, कहा देगा आपको गॉड पार्टिकल के नाम से कौन सा कण जाना जाता है ना। गॉड पार्टिकल के नाम से किस पार्टिकल को जानता है,
तो वह हिग्स बोसॉन को गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। और इसी में ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं। कहेगा ब्रह्मांड के रहस्य किस पार्टिकल में छिपे हैं, तो हिग्स बोसॉन में, है ना, क्योंकि यह सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है। चलिए हिग्स बोसॉन को देख लिए, आगे बढ़ते हैं। CERN, इसका फुल फॉर्म आप जानते हैं, यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। CERN मतलब यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने 4 जुलाई 2012 ईस्वी को 4 जुलाई 2012 ईस्वी को हिग्स बोसॉन से मिलता जुलता, मतलब जैसा हिग्स बोसॉन है वैसा ही मिलता जुलता, मतलब हिग्स बोसॉन की तरह का, हिग्स बोसॉन से मिलता जुलता सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज की। सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता हासिल की है। इससे ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के विषय में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। अब देखिए क्या बोला, यह जो यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च CERN है, CERN की टीम ने क्या किया, इन्होंने 4 जुलाई 2012 ईस्वी को, एक तो 30 मार्च 2010 को किया ही प्रयोग, उसके बाद 4 जुलाई 2012 ईस्वी को हिग्स बोसॉन से मिलता जुलता सब एटॉमिक पार्टिकल, जो हिग्स बोसॉन जैसा ही है या हिग्स बोसॉन से मिलता जुलता ही एक पार्टिकल का खोज किया, जिसको क्या नाम दिया, सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता हासिल की। मतलब एक ऐसा पार्टिकल जो हिग्स बोसॉन की तरह का ही है, लेकिन वह क्या है, सब पार्टिकल है ना, वह सब एटॉमिक पार्टिकल है ना। तो CERN ने 4 जुलाई 2012 ईस्वी को हिग्स बोसॉन से मिलता जुलता सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता हासिल की है। इससे ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के विषय में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। इस जो सब एटॉमिक पार्टिकल का खोज किया है, इसको क्या माना जा रहा है, इसको ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के विषय में महत्वपूर्ण खोज माना जा रहा है ना, महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है कि ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल का खोज किया, जो कि किसकी तरह का मिलता जुलता है, हिग्स बोसॉन की तरह का मिलता जुलता है, ये ब्रह्मांड के रहस्य को, है ना, ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के विषय में ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। किसको, सब एटॉमिक पार्टिकल को, जिसका खोज 4 जुलाई 2012 को किसने, CERN ने, अर्थात यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने इसको खोजा है ना, और इसको ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के विषय में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने, हिग्स बोसॉन जो है ये हिग्स के नाम पर है, और बोसॉन जो है वो सत्येंद्रनाथ, अभी आप पढ़िएगा, सत्येंद्रनाथ बोस जो कि एक इंडियन खगोलज्ञ थे, है ना, उसका नाम बोस, और जो आपका इंग्लैंड के वैज्ञानिक हैं हिग्स, इस दोनों का नाम मिलाकर के हिग्स बोसॉन हुआ, क्योंकि उसकी थ्योरी पर, जो सत्येंद्रनाथ की थ्योरी थी उसी पर ये हुआ है। अभी आगे मिलेगा आपको। ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने 1964 ईस्वी में कॉस्मोलॉजी समझने हेतु, कॉस्मोलॉजी मतलब क्या होता है ना, ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। तो ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने 1964 ईस्वी में कॉस्मोलॉजी समझने हेतु गॉड पार्टिकल, है ना, गॉड पार्टिकल परमाणविक अवधारणा को पेश किया था। ठीक है, क्या बोला कि जो ब्रिटिश वैज्ञानिक थे हिग्स साहब, इन्होंने 1964 में कॉस्मोलॉजी, हमने कहा था 1964 में पहली परिकल्पना की गई थी हिग्स बोसॉन कण की, तो क्या बोला, ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने 1964 ईस्वी में कॉस्मोलॉजी समझने हेतु गॉड पार्टिकल परमाणविक अवधारणा को पेश किया था। गॉड पार्टिकल परमाणविक अवधारणा क्या है, यह जो है हिग्स साहब के द्वारा कॉस्मोलॉजी को समझने हेतु एक अवधारणा है, जिसका नाम है गॉड पार्टिकल परमाणविक अवधारणा। इसको पेश किया था जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस, है ना, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस के बोसन थ्योरी पर आधारित थी। किस पर थी, बोसन थ्योरी पर आधारित थी। जब भारतीय खगोलज्ञ का या भारतीय वैज्ञानिक का नाम सुनते हैं तो क्या होता है, सीना चौड़ा हो जाता है ना, कि अपने देश का है। तो ये बात जान लीजिए कि ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने 1964 में कॉस्मोलॉजी को या ब्रह्मांड की अध्ययन को समझने हेतु, है ना, समझने के लिए गॉड पार्टिकल परमाणविक अवधारणा को पेश किया था। और वह जो पेश किया था वह किसके आधार पर था, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस के बोसॉन थ्योरी पर आधारित थी। मतलब ब्रह्मांड को समझने के लिए 1964 में जो गॉड पार्टिकल नामक पार्टिकल की अवधारणा जो तैयार किया हिग्स साहब ने, वह किस पर आधारित थी, तो वह सत्येंद्रनाथ के बोसॉन थ्योरी पर आधारित थी। तो बेस कौन है, सत्येंद्रनाथ बोस का जो बोसॉन थ्योरी है यह सबसे मेन है, क्योंकि सत्येंद्रनाथ की बोसॉन थ्योरी पर ही, सत्येंद्रनाथ के बोसॉन की थ्योरी पर ही हिग्स साहब ने 1964 में कॉस्मोलॉजी को समझने के लिए, है ना, गॉड पार्टिकल परमाणविक अवधारणा को पेश किया था। तो आधार कौन था, तो वह सत्येंद्रनाथ बोस की बोसॉन थ्योरी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मांड का व्यास 10⁻8 प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड का व्यास, यूनिवर्स का डायमीटर कितना है, तो 10⁻8 प्रकाश वर्ष है।
ब्रह्मांड में अनुमानतः 10 अरब मंदाकिनी है। कितने हैं? सॉरी 100 अरब मंदाकिनी है। मंदाकिनी किसको बोलते हैं? गैलेक्सी जो है। तो ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब मंदाकिनी है, मतलब 100 अरब गैलेक्सीज हैं, और प्रत्येक गैलेक्सी में अनुमानतः 100 अरब तारे हैं। अब बताइए 100 गैलेक्सी है और प्रत्येक गैलेक्सी में 100 अरब तारा है। अब बताइए एक गैलेक्सी में अगर 100 अरब तारा है और वहां 100 अरब गैलेक्सी भी है, तो सोचिए जब उतना ज़्यादा गैलेक्सी है और एक गैलेक्सी में उतना तारा है, तो सोच सकते हैं कितना मतलब कितना ज़्यादा ब्रह्मांड की व्यापकता को आप एक बार अंदाज लगा सकते हैं। तो आप नहीं समझ में आता है कि इतना विशाल ब्रह्मांड कैसे है। एक बात मैं बता दूं कि जो मॉडर्न फिजिक्स है ना, उसको भी हमने पढ़ाया है। अगर गैलेक्सी क्या है, इनसे जुड़ी हुई और भी चीज़ों को समझना हो तो आप मेरे फिजिक्स वाला प्लेलिस्ट में जो लास्ट में वीडियो है देखिएगा टॉपिक वाइज ढंग से, उसमें भी आपको मंदाकिनी वगैरह का बहुत ही बेहतरीन नॉलेज मिलेगा। हमने बहुत मेहनत और बहुत समय संपदा खर्च किया उस वीडियो पर और उसके बाद बनाया। आप वहाँ भी देखिएगा तो बहुत सारा ज्ञान आपको मिलेगा। ये हम इसलिए बोल देते हैं क्योंकि ये टॉपिक सेम है और उसमें और भी फिजिक्स में और भी बेहतरीन ढंग से इस चीज़ को बताया गया है। तो हमको लगा कि आपको ये इन्फॉर्म कर दें कि आप वहाँ भी देख सकते हैं। फिजिक्स वाला प्लेलिस्ट में आइएगा, जो फिजिक्स का प्लेलिस्ट है मेरे चैनल निर्मला निर्माण क्लासेस पर, उसमें आप देखिएगा तो नीचे में जो है मॉडर्न फिजिक्स है। तो ठीक है, ये हो गया। मतलब एक ब्रह्मांड का व्यास जो है 10⁸ प्रकाश वर्ष है और ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब मंदाकिनी है और प्रत्येक मंदाकिनी में, प्रत्येक गैलेक्सी में 100 अरब तारे हैं। अब है टॉपिक आपका मंदाकिनी या गैलेक्सी क्या है, समझेंगे इसको। तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है। क्या है? तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है ना। तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज, तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है ना, मंदाकिनी कहलाता है। देखिए कितना अच्छा डिफिनेशन दिया कि तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है। अब देखिए फिजिक्स में हमने है ना बर्थ ऑफ ए स्टार, है ना, बर्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए स्टार, एक तारे का जन्म, विकास और उसकी मृत्यु पढ़ाया है। वहाँ पर तारे कैसे बनते हैं, कैसे उसका विकास होता है और कैसे उसकी मृत्यु हो जाती है, एक तारे की डेथ होती है, इन तमाम चीज़ों पर बहुत बेहतरीन ढंग से हमने बताया है। इसलिए हमको लगता है कि जो देखने वाले हैं उसको वो देखना चाहिए, क्योंकि इसी से जुड़ी हुई ज्ञान है, वो बहुत ही अच्छा है। आप देखिएगा तो बहुत चीज़ समझ में आ जाएगी, है ना। तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है, तारे के निर्माण की प्रक्रिया का जो शुरू का गैस पुंज है ना, वह क्या कहलाती है? मंदाकिनी कहलाता है ना। तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है मंदाकिनी या गैलेक्सी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे दुग्ध मेखला या आकाशगंगा, मिल्की वे कहते हैं। क्या बोला? कि हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है, हमारी पृथ्वी की अपनी एक गैलेक्सी है ना। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है या हमारी पृथ्वी की अपनी एक गैलेक्सी है जिसे दुग्ध मेखला कहते हैं, है ना। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पृथ्वी की जो मंदाकिनी किसको कहा गया है, तो दुग्ध मेखला को या आकाशगंगा या इसी को मिल्की वे, क्या बोलते हैं? इसी को मिल्की वे बोलते हैं। तो पृथ्वी की आकाशगंगा या पृथ्वी का मंदाकिनी किसको बोलेंगे? दुग्ध मेखला को या आकाशगंगा को या फिर मिल्की वे को। तीनों ही नाम क्या है? एक ही है। अब तक ज्ञात इस मंदाकिनी का 80% भाग सर्पिला है, स्पाइरल है। अब तक जो यह मंदाकिनी ज्ञात की गई है, कौन सी? तो दुग्ध मेखला या आकाशगंगा या मिल्की वे वाला। तो अब तक ज्ञात इस मंदाकिनी का 80% भाग क्या है? सर्पिला है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि आप जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ की आपकी मंदाकिनी का आकार कैसा है, तो आप क्या कहिएगा? वो सर्पिला है। हमारी मंदाकिनी कैसी है? सर्पिली है, स्पाइरल है ना। वो 80% भाग जो पृथ्वी की मंदाकिनी का है ना, जो जिसको आप आकाशगंगा या दुग्ध मेखला या मिल्की वे बोलते हैं, उसका 80% भाग क्या है? सर्पिला है, स्पाइरल है। इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। इस मंदाकिनी को जो हमारी पृथ्वी की मंदाकिनी है, जिसको आकाशगंगा या दुग्ध मेखला या मिल्की वे बोलते हैं, इसको सबसे पहले किसने देखा था? गैलीलियो ने देखा था। बहुत अच्छा पॉइंट है। आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी को देवयानी, आकाशगंगा की जो सबसे नजदीकी मंदाकिनी है, आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी है, उसको क्या बोलते हैं? देवयानी या एंड्रोमेडा। देवयानी बोलिए या इंग्लिश में क्या बोलता है? एंड्रोमेडा। तो आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी कौन सी है? देवयानी। बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, याद रखिएगा। आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी कौन है? देवयानी, या इसी को क्या बोलते हैं? एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा नाम दिया गया, ठीक है। चलिए
नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी अर्थात गैलेक्सी है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन सी है? नवीनतम मतलब जो सबसे नया, ऐसी मंदाकिनी जो सबसे नई खोजी गई, वह कौन सी है? नवीनतम मंदाकिनी या नवीनतम गैलेक्सी कौन सी है? तो उसका नाम है ड्वार्फ गैलेक्सी। क्या है? ड्वार्फ गैलेक्सी या ड्वार्फ मंदाकिनी, है ना। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन सी है? तो ड्वार्फ मंदाकिनी है, जो नई नई खोजी गई। आप समझ सकते हैं नवीनतम मंदाकिनी है या नवीनतम गैलेक्सी है, उसका नाम क्या है? ड्वार्फ मंदाकिनी। क्या है? ड्वार्फ मंदाकिनी। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।